भाई टाइम निकलते पता नहीं लगता। कि देखिए, पैसा बनाने के दो रास्ते हैं। एक, या तो अपने धंधे में इन्वेस्ट करो या दूसरे के धंधे में करो। भैया अंबानी के धंधे में करो, टाटा के धंधे में करो, इन्फोसिस के धंधे में करो। अब 5,000 रुपए अगर आप 30 साल के लिए डालते हैं, आपकी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 67 साल है, तो 25 या 30 की उम्र में अगले 30 साल के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने किया सिर्फ 18 लाख। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में देखिए 1,58,49,569 आपको इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। 54 लाख रुपए तो आपने लगाया भाई साहब, और मिल कितना गया? 34,67,00,000। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको SIP के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं, A to Z तक, क्योंकि बहुत बार डिमांड आती रही है, सर SIP पूरी अच्छी तरह समझाओ। और बहुत से लोग ऐसे हैं आज Tier 2, Tier 3 और बहुत से छोटे छोटे शहरों में जहां पर अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स की पहुंच नहीं है, वहां SIP का पूरा ज्ञान नहीं है। और अभी भी हमारे देश में अगर कहें तो बहुत थोड़ी परसेंटेज म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करती है इक्विटी मार्केट में। अगर कंपेयर करें अमेरिका, जहां मार्केट पूरी मैच्योर है, वहां पर 90% से ज़्यादा लोग इक्विटी मार्केट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस कम होने से अभी भी बैंक FD, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है और उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलती। और पैसा दोस्तों कभी बेकार पड़े नहीं रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको A to Z पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरह के फंड आपको करने चाहिए, और पूरा इस स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह लिख के, वेबसाइट दिखा के, जो भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, के आप फंड का सिलेक्शन कैसे करें, कैसे एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर को सिलेक्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MF, म्यूचुअल फंड। अब देखिए, दो तरीके हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। पहला है, या तो आप डायरेक्ट शेयर खरीदें। अब डायरेक्ट शेयर खरीदने में आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, कंपनी की पूरी 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 फाइनेंशियल स्टेटस, इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, वो सारा स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद उस इंडस्ट्री का क्या है, फिर उसके बाद इकोनॉमी क्या है, फिर फॉरेन से इंटरनेशनली ये इंडस्ट्री का क्या रुख है, किस पॉलिसी से, ट्रंप की किस पॉलिसी से ये इंडस्ट्री इंपैक्ट हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा, आज ही क्या हुआ कि इलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं टेस्ला लेके, तो महिंद्रा और महिंद्रा का शेयर 5% से ज़्यादा गिर गया। तो ये सारे जो इम्पैक्ट होते हैं ना, ये बहुत चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। एक आम इन्वेस्टर को कोई आइडिया नहीं होता है। ये वॉरेन बफेट जैसे, राकेश झुनझुनवाला जैसे, जिनका फुल टाइम काम यही है, सालों की मेहनत, सालों की अंडरस्टैंडिंग, सालों का तजुर्बा, तब वो एक एक शेयर को स्टडी करके टाइम पर उठाते हैं और कई कई गुना रिटर्न निकालते हैं। लेकिन अगर आपको एज ए कॉमन इन्वेस्टर एक अच्छी रिटर्न बैंक FD से 3 गुना 4 गुना रिटर्न निकालनी हो, तो शेयर बाजार म्यूचुअल फंड के जरिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और उसमें आपको टाइम भी नहीं लगता कि आपको सारा टाइम स्टडी करना है। आपकी जगह एक फंड मैनेजर बैठा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड है क्या। जैसे आप 10 शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने इन्फोसिस खरीदा, रिलायंस खरीदा, टाटा मोटर खरीदा, टाटा पावर खरीदा, इस तरीके से 10 शेयर खरीदे। अब 10 शेयर मान लो मिला के उनकी कीमत है 10 लाख रुपए। 10 शेयर आपने खरीदे अलग अलग कंपनियों के, और उसकी टोटल कीमत है 10 लाख रुपए। अब अगर हम बात करें ये 10 लाख रुपए, तो एवरेज शेयर प्राइस क्या हुई आपकी? 10 शेयर है, 10 लाख, तो एवरेज शेयर प्राइस क्या हुई आपकी? 1 लाख रुपए हो गई। ये 1 लाख रुपए आपकी एवरेज शेयर प्राइस हो गई। अब यही म्यूचुअल फंड का फंडा है। यहां पर क्या करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, इस तरीके के 20, 25, 50 शेयर खरीदता है, और उसकी एवरेज जो निकलती है वो कहलाती है यहां पर NAV। क्या कहलाती है? NAV, नेट एसेट वैल्यू क्या है। तो ये था NAV कॉन्सेप्ट। तो जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाएंगे तो वहां पे आपको ये पता लगेगा कि NAV इसकी 50 रुपए या 57 रुपए है, या 100 रुपए या 150 रुपए या 10 रुपए है। तो ये और कुछ नहीं है, जितने भी शेयर उस म्यूचुअल फंड में हैं, जितनी भी कंपनियों के शेयर उन्होंने ले रखे हैं, उनकी ये एवरेज प्राइस है। मान लीजिए उन्होंने 10 लाख के या 10,000 करोड़ के या 5,000 करोड़ के, जो भी फंड का साइज है उसमें जितने भी शेयर है उनकी ये एवरेज वैल्यू है।
उन शेयरों की जितनी प्राइस रोज घटती बढ़ती है वो एनएवी घटती बढ़ती है। तो आप एक एनएवी मान लो, एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट ले रहे हैं, उस यूनिट के अंदर 20-50 शेयर होंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन चलाता है, तो उसको बोलते हैं एएमसी। क्या बोलते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको बोलते हैं एएमसी। ये कंपनियां जैसे टाटा, एचडीएफसी, रिलायंस और भी बहुत सारे, निपॉन हो गया, बंधन हो गया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, कई 100 एएमसीज हैं इंडिया में, और इस पे हाईली रेगुलेटेड है सेबी से। तो ऐसा कोई नहीं है कि कौन सी एएमसी घटिया है या कौन सी एएमसी बढ़िया है। सब एएमसी अच्छी और बुरी है, सब फंड अच्छे और बुरे हैं। डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर ने किस तरह के शेयरों में डाला है, किस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ों पे आता है। तो आपको मैंने बताया एएमसी हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई एनएवी। अब तीसरा होता है एनएफओ। क्या होता है ये देखिए, एनएफओ, इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। कोई भी नया फंड खुलता है, वहाँ 10 रुपए की एनएवी होती है, क्योंकि अभी कोई शेयर है नहीं, उनको शेयर लेने हैं। तो ये एनएफओ होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कई लोग क्या है कि एनएफओ में इन्वेस्ट करते, सोचते जी ये तो सस्ता मिल रहा है। सस्ता कुछ नहीं, उसकी एनएवी तब निकलेगी जब वो सारे शेयर फंड मैनेजर खरीदेगा, उनकी मार्केट वैल्यू की जब एवरेज निकलेगी, तो वो होता है एनएफओ। तो इसलिए एनएफओ के चक्कर में ज़्यादा वो मत सोचना कि नया नया लॉन्च हुआ है तो इसको हम अभी खरीद लें। अब आता है म्यूचुअल फंड कैसे ले सकते हैं, तो ये भी समझाता हूँ आपको। एक होता है डायरेक्ट, जहाँ पर आप कुछ ऐसी वेबसाइट है, ऐप है या एनएसई की साइट है, वहां पर जाके आप डायरेक्ट ले सकते हैं। दूसरा होता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? ये म्यूचुअल फंड बेचने वाले कंपनी हैं, इंडिविजुअल है। ये एमफी सर्टिफाइड होते हैं। एमफी होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एमफी बोलते हैं, AMFI। ये वहां से सर्टिफिकेशन लेके आते हैं और अपना एक छोटी कंपनी बनाते हैं, या इंडिविजुअल लोग होते हैं, ये बेचते हैं। और इनको म्यूचुअल फंड बेचने पे कोई ट्रेल कमीशन मिलती है। अब आप पूछेंगे ट्रेल कमीशन क्या होती है? देखिए, ट्रेल कमीशन जो म्यूचुअल फंड इनको देता है, तो जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और उसने 100 करोड़ के फंड इकट्ठे करके कंपनियों में लगाए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के, बहुत सारे उसके ग्राहक हैं, उसको तकरीबन 50 पैसे से लेके 80 पैसे तक ट्रेल कमीशन माना। 80 लाख रुपए, 50 लाख से 80 लाख रुपए उसको ट्रेल कमीशन हर साल मिलती रहेगी। ये उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, इसको अपना कैरियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा कैरियर है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, एमफी का एग्जाम पास कीजिए, छोटा सा 1 घंटे का टेस्ट है ऑनलाइन, वो करने से आप सर्टिफाइड एमफी के आप सर्टिफाइड एडवाइज़र हो जाते हैं और आपको ये ट्रेल कमीशन मिलती रहती है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बात ये है कि अगर आपने मेहनत करके 3 साल में 100 करोड़ बनाया, जो बहुत लोग का होता है, तो आपको 80 लाख के आसपास की इनकम रहेगी। अब मान लीजिए मार्केट हर 4 साल में डबल होती है, तो सेम पोर्टफोलियोज जो है 100 करोड़ के 200 करोड़ हो जाएंगे, तो आपकी ट्रेल कमीशन कितनी हो गई? आपकी ट्रेल कमीशन हो गई 1 करोड़ 60 लाख। अगर आपने 500 करोड़ कर लिया तो आपकी 4 करोड़ ट्रेल कमीशन सालाना हो गई। ये खूबसूरती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। अगर आप इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो जरूर सोचिएगा। तीसरे तरह के लोग हैं एडवाइजर। अब एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस नहीं कर सकता, ये सेबी का रूल है। तो अगर आप एडवाइजर के जरिए जाते हैं तो एडवाइजर आपसे फीस लेता है। वो कहता है साहब साल की मैं आपको एडवाइस करने की इतनी फीस लूंगा। वो कुछ परसेंटेज हो सकती है पोर्टफोलियो की, वो कुछ फिक्स फीस हो सकती है, कुछ वो मंथली रिटेनर हो सकते हैं। हर एडवाइजर की अपनी अपनी फीस है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं और उनको म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई कमीशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपको एक फायदा हो सकता है कि कई बार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, कहीं पे हो सकता है किसी फंड में उसको, जैसे एनएफओ में इनको थोड़ा ज़्यादा पैसा बचता है, तो वो आपको मिसगाइड कर सकता है अपने फायदे के लिए। मैं ये नहीं कहता कि करते होंगे, पर कर सकता है। लेकिन अगर वो एडवाइज़र है तो उसको कोई कमीशन की लालच नहीं, उसको आपका ही इंटरेस्ट देखना। और ज़्यादातर ये लोग जो वेल्थ एडवाइजर्स हैं, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, एग्जाम पास किया होता है, CFP होते हैं। मैं लिख के बताता हूँ आपको,
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो अगर आपको एडवाइजर के थ्रू जाना है तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर लीजिएगा। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी एमफी का एग्जाम पास करके, मैं भी एमफी का एग्जाम पास करके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो आइए आप ये आपको क्लियर हो गया बैकग्राउंड। अब म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, एसआईपी क्या होती है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक लमसम और दूसरा होता है एसआईपी। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम होता है इकट्ठा पैसा। अगर आप 1 लाख रुपया इकट्ठा लगा दें तो लमसम कहलाता है। एसआईपी करेंगे तो हर महीने आपके बैंक से 5,000, 10,000, 1,000 जो भी आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने आप कट के म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। और इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मैनुअल काम कम से कम हो गया। बहुत कुछ अच्छी ऐप आ गई हैं, उन ऐप्स के ज़रिए आप अच्छी तरीके से अपने फ़ोन से बैठे हुए एसआईपी बुक कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, फिर मैं आऊँगा आपको बताऊँगा कि एसआईपी का क्या फ़ायदा है और एसआईपी करने से आप कैसे एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने moneycontrol.com खोला है और ज़्यादातर मैं इसे यूज़ करता हूँ। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, तो आप भी मनी कंट्रोल या कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है, तो थोड़ी आपको आसानी हो। काफ़ी पॉपुलर साइट है और मैं बहुत सालों से, पिछले 20-25 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये बता रहा हूँ। तो आइए moneycontrol.com पे, तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके इक्विटी फोकस, डेट लॉन्ग टर्म, डेट शॉर्ट टर्म, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग, इतने तरह के ये फंड बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सब फंड्स की रेटिंग है। क्रिसिल रेटिंग 4 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि 5 स्टार, 4 स्टार का मतलब क्या है। 5 स्टार माना बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार माना उससे एक कम, 3 स्टार माना उससे भी एक कम। अब यहाँ पर आप आएंगे AUM। AUM क्या होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब इस म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है लोगों का फंड में इन्वेस्ट किया हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये करोड़ में दिखा रहा है, 19 करोड़ है। IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड, यहाँ पर 431 करोड़ है, यहाँ 1332 करोड़ है। और नीचे चलेंगे अगर और बड़े बड़े भी होते हैं फंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे 3000 करोड़ आ गया। यहाँ पर 6000 करोड़ भी एक फंड है, कैनारा रबैको एमर्जिंग इक्विटी फंड 6000 करोड़ है। सो 10-10 हज़ार करोड़ भी होते हैं। फंड का साइज कितना भी होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा मीडियम से बड़ा फंड हो जहाँ पर 3000 करोड़ से 10,000 करोड़ या उससे ऊपर हो, तो वो फंड मैनेजर के पास थोड़ा सा अच्छा फंड होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उसे बेहतर मानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब इसके बाद जो आ रहा है, अब ये AUM के बाद है 1 महीने की रिटर्न 3.10%, 6 महीने की रिटर्न 13.10%, 1 ईयर रिटर्न 16.70%, 3 साल की रिटर्न 23.30% और 5 साल की रिटर्न 14%। तो इस तरीके से अलग अलग फंड्स की दी होती है। और यहां आप देख रहे हैं लार्ज कैप फंड लिखा है। अब मैं आपको बता दूं लार्ज कैप क्या होता है, फंड कितने तरह के होते हैं। तो जो इक्विटी बेस्ड फंड है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और थेमेटिक फंड जो इंडस्ट्री पे, एनर्जी फंड हो गया, डिफेंस फंड हो गया, इस तरीके के कई फंड, बैंकिंग फंड हो गया, IT फंड हो गया, बहुत सारे ऐसे फंड लॉन्च होते हैं जो पूरा इंडस्ट्री फोकस्ड होते हैं। वहाँ पर एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि डिफेंस, जैसे पिछले दिनों डिफेंस फंड बहुत भागे, तो डिफेंस बड़ा हॉट सेक्टर है, तो वहाँ पर अच्छी, कभी कभी बैंकिंग की तेज़ी होती है तो बैंकिंग फंड। तो इस तरह के जो थीमेटिक फंड होते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड फंड्स होते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि स्प्रेड नहीं है। आप एक इंडस्ट्री पे एक नेगेटिव न्यूज़ आई वो फंड गिर जाता है। तो इसलिए मैं बहुत एडवाइस नहीं करता। जो बहुत एक्टिव लोग हैं उनको पता है साल 2 साल के लिए यहाँ से फ़ायदा उठाना है, इंडस्ट्री तेज़ भाग रही, फ़ायदा उठाओ, निकल लो। तो ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले फंड नहीं रखने चाहिए। अगर आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोकस फंड में जाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको नॉलेज है
कि ये इंडस्ट्री अच्छा करने वाली है, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर इक्विटी फोकस फंड पे हम अगर आ जाएं, तो ये सारे इक्विटी फोकस फंड हैं। देखिए यहाँ पे कंट्रा फंड हो गया। कंट्रा फंड माना जो मार्केट से अलग चलता है, अगर ट्रेंड सबका चल रहा है तो ये वहां जाएगा जी। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, ये देखिए मिड कैप आ गया। तो लार्ज कैप क्या होते हैं, जो आम भाषा में बताऊं तो रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, जो निफ्टी 50 के, निफ्टी के जो इंडेक्स के 50 और बड़ी बड़ी और कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनियां जो होती हैं उनमें लगाते हैं। मिड कैप जो मीडियम कंपनियों में लगाते हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होती है कि मैं लार्ज में लगाऊं, मीडियम में लगाऊं, कब किस में लगाऊं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे इसका नाम है। उसके बाद फोकस फंड है। फिर हम आते हैं स्मॉल कैप फंड। अब देखिए स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों का। अब मैं आपको सारे फंड्स का फंडा बताता हूं। लार्ज कैप फंड तकरीबन आप देखेंगे, अगर हम ऊपर जाएं, देखिए लार्ज कैप फंड आपको एवरेज 15% रिटर्न दे रहे हैं साल में। 12% सेफ मिल ही जाता है, हिस्टोरिकली मिलता रहा है, बट 15%, 16% या 13% या 14% मिला है। 10 साल में देखें तो 12, 11, 11, 10 मिला है। आज क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है तो यहाँ भी कम दिख रहा है, पर जैसे ही ये मार्केट नॉर्मल आ जाएंगी, जैसे हमारे चलती रहती है, तो उस टाइम में आप देखेंगे कि 10 साल में भी ये 15% दिखाएगा। तो ये 15% के आसपास लार्ज कैप रहता है। ये जब मार्केट बहुत गिरती हैं, जैसे आजकल 20-30% गिरी हैं, ये उतना भारी नहीं गिरते, या ये मार्केट के हिसाब से गिरते हैं। अगर मार्केट 20% गिरी है तो ये भी 20 गिरे हैं। लेकिन जो ये मिड कैप, स्मॉल कैप, ये वाले अगर मार्केट निफ्टी जो बनी हुई है वो 20% गिर रहा है तो 30-40%, आधे भी रह जाते हैं। उस टाइम क्या दिल धड़कने लग जाता है। तो अगर आपको पास रिस्क एपेटाइट, दिल की धड़कन तेज होती है, टेंशन होता है, और लार्ज पोर्टफोलियो में टेंशन बढ़ जाता है, भाई 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का 50 लाख रह गया, तो भाई नींद उड़ जाएगी। तो इसलिए उन लोगों के लिए लार्ज कैप ठीक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना जरा रिस्क एपेटाइट, आपको कितनी एंग्जाइटी होती है, कितनी टेंशन होती है, वो समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे जो फेवरेट है, अगर मैं कहूँ तो मिड कैप में देखिएगा, यहाँ पे 3 साल 22%, 5 साल 24%, और ओवरऑल यहाँ भी 16% आ रहा है, क्योंकि मार्केटें ओवरऑल काफ़ी गिरी हुई हैं। अगर आप फ्लैक्सी में देखेंगे तो ये भी 20-22% की रेंज में है, और स्मॉल कैप 28% के आसपास भी चला जाता है 5 साल में, बट ओवरऑल ये 20% पे है। तो स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा गिरना, ज़्यादा चढ़ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जिगरा है तो ये फंड अच्छे रहते हैं। लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं वो मल्टी कैप फंड हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था जो सेक्टर फंड होते हैं, सेक्टर थीमेटिक फंड, इसके अंदर ये थीमेटिक फंड हैं, काफ़ी डाउन हैं काफ़ी सारे सेक्टर। तो 3 साल, 5 साल 20%, 22% इन्होंने भी दिया है, बट ये हाँ। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज। तो एक तो इंडेक्स फंड होता है, ये सबसे बढ़िया होता है। जिनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं, इंडेक्स फंड में जाइए। जितना इंडेक्स चल रहा है, अगर निफ्टी आज 23,000 चल रहा है तो ये उसको ट्रैक करेगा। अगर निफ्टी 20 आ गया तो ये 20 के हिसाब से करेगा। ये पूरा फंड मैनेजर जितने निफ्टी में शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनके हिसाब से रेशो मेंटेन करता है। जितना इंडेक्स उतना ये फंड का परफॉर्मेंस। इंडेक्स अगर 2 साल में दुगना हो गया तो ये दुगना हो गया, इंडेक्स अगर 20% गिर गया तो ये 20% गिर जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये मल्टी कैप फंड। अगर मल्टी कैप फंड में आए तो ये मेरे बड़े फेवरेट फंड हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इनकी रिटर्न कोई 3 साल के पीरियड में 22% है। यहां पे देखिए 26%, 22%, 5 साल में 21%। तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, हर तरह का सेक्टर के हिसाब से जो सेक्टर अच्छा चल रहा है, फंड मैनेजर डिसीजन लेके एक अच्छा सा बुके बनाता है। ऐसे एक
फूलों का बुके होता है ना, गुलाब भी है, गेंदा भी है, लिलीज भी हैं, सब फ्लावर इस पे, सारे फूल स्टॉक मार्केट के सुंदर सुंदर फूल इस पे रहते हैं। तो देखिए सारे के सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि HSBC मल्टी कैप फंड, मिराई एसेट मल्टी कैप फंड, और यहाँ पे इनका AUM है 4000 करोड़, 5000 करोड़, 1 वीक रिटर्न, 1 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न, 6 मंथ रिटर्न। ये सारे माइनस में इसलिए हैं कि आपको पता ही है 1 साल से मार्केट में क्या हो रहा है। अब तक इन्होंने साल के अंदर माइनस में दिया है, लेकिन अगर हम 2 साल में चले तो 25। अगर ये माइनस नहीं हुआ होता इस साल तो ये कम से कम 35-40% दिखा रहा होता है यहाँ पर। तो ये है ब्यूटी मल्टी कैप फंड की। अब आते हैं थोड़े से और आपको फंड बता दूं। अब हाइब्रिड जो फंड होते हैं इसके अंदर इक्विटी और डेट बोलते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। तो कुछ बॉन्ड्स रहते हैं, कुछ शेयर रहते हैं, 60-40, 70-30, जैसे जैसे फंड मैनेजर का मैंडेट रहता है वो रेशियो रहती है। इसमें तकरीबन आप देखेंगे कि 12% के आसपास रिटर्न आती है, और थोड़े वॉलेटाइल कम होते हैं, गिरते कम हैं, बढ़ते भी 12% के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो रिटर्न है, अब ये देखिए कुछ 1% से भी कम गिरे हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो। और रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 साल की 12%, 2 साल की 19-13, तो तकरीबन ये 12% की रेंज में रहते हैं। इनको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। अब अगला है डेट फंड जिसमें प्योरली बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट जो भी और पेपर होते हैं, यहाँ पर 6 से 7% की रिटर्न आती है। FD से थोड़ी बेटर रहती है, रिस्क बहुत ही कम रहता है इसमें। और फाइनली होता है लिक्विड फंड ऐसा होता है भैया कि जिसमें जिन लोगों के पास करंट अकाउंट में 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ पड़ा रहता है, वहाँ कोई ब्याज नहीं मिलता। तो वो पैसा बहुत सारे कॉर्पोरेट और कंपनियां क्या करती हैं, सैटरडे को लिक्विड में ट्रांसफर किया, मंडे को निकाल लिया, 2 दिन की भी रिटर्न मिल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए है इनको एकदम लिक्विडिटी चाहिए और कोई भी रोक टोक नहीं है पैसा निकालने में, करने में, ना कोई एग्जिट लोड है, ना कोई एंट्री लोड है। तो लिक्विड फंड उन लोगों के लिए रहता है जिनको तकरीबन FD टाइप रिटर्न चाहिए, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए भी चाहिए पैसा। जब भी चाहिए पैसा हाजिर है। आज आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे, सुबह 10 बजे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन डालने के बाद कोई 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो यहाँ तक आपको सब तरह के फंड्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ SIP की दुनिया में कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज़ करके वेल्थ क्रिएशन की कितनी खूबसूरत दुनिया है। तो आइए मैं आपको SIP का फंडा बताता हूँ। तो भाई आपको आप इंटरनेट पे या मोबाइल ऐप में कोई भी SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए। अब आपको मैंने सारी रिटर्न बता दी कि यहाँ पर हम इक्विटी की बात करेंगे, डेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न इक्विटी में ही आती है और SIP इक्विटी में ही करनी चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या हाइब्रिड फंड, जिसमें भी आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो भी आपका मन बने। तो आइए हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो मेरा फेवरेट है मल्टी कैप फंड को लेके चलते हैं, जिसको मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा और मुझे देता रहा है, अगर मैं पिछले 10-15 सालों की अपनी रिटर्न मिला के देखूँ तो मुझे 15 से 20% की रेंज, और कई बार जैसे ऐसा टाइम होता है तो मैं अपनी SIP आजकल मैंने बढ़ाई हुई है, तो मेरी रिटर्न तकरीबन मेरे पोर्टफोलियो में 20% मेंटेन रहती है। तो आइए आपको मैं यहाँ पर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता हूँ। अब ये कैलकुलेटर हमने निकाला इंटरनेट से, SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर 5,000 रुपये दिखा रहा है। अब 5,000 रुपये अगर आप 30 साल के लिए डालते हैं, आपकी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र 67 साल है, तो 25 या 30 की उम्र में अगले 30 साल के लिए, और ये जो पैसा है ये आपके ऐसे ही टाइम के लिए होना चाहिए। अगर अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के जरिए जाएंगे तो आपको शादी के लिए, मकान के लिए, वैकेशन के लिए अलग अलग तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना वो बताएंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक आपके बुढ़ापे के लिए, कि जब आप मेरी उम्र में या उस उम्र में पहुँचें और आपने मान लो बिजनेस करके या बहुत कुछ करके बहुत पैसा नहीं कमाया या गंवा दिया, तो कम से कम ये पैसा है कंसिस्टेंटली आप 30 साल तक जोड़ते रहेंगे तो आपके पास कितना फंड हो जाएगा। देखिए 5,000 रुपये 30 साल, 12% की इन्होंने रिटर्न रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि 1,76,49,569 रुपये आपका फंड इकट्ठा होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने किया सिर्फ 18 लाख। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में देखिए 1,58,49,569 आपको मिला। वैसे तो आप अगर 1,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल एसएमई को पकड़ता हूँ, या एक आदमी जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है, या छोटा बिजनेसमैन है, व्यापारी है, 1-2-3 लाख रुपए कमाता है, तो आप कम से कम 15 या 20,000 से तो शुरू कीजिए। चलो 15,000 लेते हैं, तो 15,000 रुपये की आपने एसआईपी की और 30 साल के लिए करी। अब ड्यूरेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम पकड़ते हैं, जो मल्टी कैप की रिटर्न है, कि आपको एम करना चाहिए कि आप 20% रिटर्न निकालेंगे। तो समझिए आपको ये 20% के आसपास की रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर देखिए मैजिक क्या होता है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब ये देखिए आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 54 लाख रुपए तो आपने लगाया भाई साहब, और बिल कितना गया 34 करोड़ रुपया हो गया। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करेंगे, मान लीजिए 7% 8% के साथ इन्फ्लेशन होता है, उसके भी कैलकुलेटर है यहाँ, मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आपको ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट कर देगा कि महंगाई जितनी बढ़ रही है। लेकिन महंगाई जितनी बढ़ी है उस हिसाब से भी करेंगे तो भैया 15-20 करोड़ रुपए तो हो ही जाएंगे यार, थोड़े हैं। आज 15 करोड़ रुपए है तुम्हारे पास। अच्छा, बहुत से लोग ऐसी कमेंट में डालेंगे कि अरे 30 साल किसके पास हैं, किसने देखे हैं, मजाकिया वीडियो भी लोगों ने बना दी। भाई टाइम निकलते पता नहीं लगता। मैं 30 साल की उम्र से कभी भी ऐसा नहीं था कि 20,000 रुपये या 15,000 नहीं बचा सकता, लेकिन पता नहीं था। ऐसे वीडियो नहीं बनते थे जैसे हम बना रहे हैं, किसी ने बताया नहीं, फाइनेंशियल प्लानर नहीं थे, समझ नहीं थी, इसलिए जोड़ा नहीं। जो अपनी कमाई से जोड़ा, जो आज कमा रहे हैं वही है हमारे पास, लेकिन ये एसआईपी से जोड़ा हुआ पैसा मेरे पास नहीं है, जो आपके पास एक एडवांटेज है, आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको समझाया कि एसआईपी क्या है, जो हर महीने आप डालते हो। फंड आप सिलेक्ट करें, मेरे हिसाब से चलेंगे तो मल्टी कैप करें, अपने हिसाब से चलेंगे तो भैया लार्ज कैप कर लो, हाइब्रिड कर लो। बहुत बड़ा रिस्क एपेटाइट है भाई, मन ने डर ना लगे है तो स्मॉल कैप भी कर लो, बट मल्टी कैप क्यों इतने झंझट में पड़ते हैं यार, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हो? दिल धड़क जाएगा जब बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा, 54 करोड़ के 25 रह गए ना भाई, नींद हराम हो जाएगी। तो इसलिए मल्टी कैप में रहो, जितना भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई ये पैसा कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि ये बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ना कोई म्यूचुअल फंड फेल होता है, ना कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा आपका जीरो होता है। और ओवरऑल आप देखेंगे कि पिछले 100 साल का रिकॉर्ड, जहाँ पे मार्केटें 100 साल पुरानी हैं, वहाँ पर हर 4 साल में मार्केट डबल हुई है। आज निफ्टी 23,000 कुछ पे खड़ा, 26 गया था, ये 100 से शुरू हुआ था और आज 23,000 पे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये हमेशा एक, जैसे देश बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है जीडीपी की, तो स्टॉक मार्केट भी उसको रिफ्लेक्ट करती है। कहते हैं स्टॉक मार्केट बैरोमीटर है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था घुसेगी तो स्टॉक मार्केट घुसेगी, उसके बाद अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो कंपनियां भी अच्छी करती, नतीजे अच्छे निकालती हैं तो उनके शेयर प्राइस बढ़ते हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है, आपकी वेल्थ बढ़ती है। तो स्टॉक मार्केट देखिए, पैसा बनाने के 2 रास्ते हैं। एक, या तो अपने धंधे में इन्वेस्ट करो या दूसरे के धंधे में करो। भैया अंबानी के धंधे में करो, टाटा के धंधे में करो, इन्फोसिस के धंधे में करो। तो ये जो रास्ता है ना, सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन का, बहुत सारी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मैंने तो भाई आज तक कोई ट्रेडर नहीं देखा जो कमा पाया। बड़े बड़े ट्रेडर आए, मैंने खुद जिंदगी में पैसा दिया उनको, वादा करके उन्होंने हाँ जी हमने कभी नुकसान नहीं किया, आपको महीने की 10% रिटर्न देंगे ही देंगे। अच्छे टाइम में रिटर्न दी, मार्केट गई, फंड भी गया और वो भी गए। तो अभी आपने स्टोरी, मैंने एक वीडियो बनाया था, अस्मिता पटेल सेबी ने 54 करोड़ का उनके ऊपर बोला है कि लोगों को पैसे वापस करो, कोर्सेज बेच बेच के जो उन्होंने कमाया लोगों को। तो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे कोर्सेज भी बेच रहे हैं कि ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग सीखो। उनको बोलना भैया अपना खाता दिखा दो, तुम कमाए हो, अपना खाता कोई नहीं दिखाएगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट मेरे फेवरेट है, उनकी पॉलिसी पे चलो, लॉन्ग टर्म बने रहो भाई, इतनी वेल्थ बनेगी। जो धंधा कर रहे हो करते रहो, वहाँ से भी कमाओ
और यहाँ पर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, बुरे वक्त के लिए, सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ बेकार हो जाए, ये पैसा तुम्हारे पास रहेगा, इसको मत छेड़ना। ये आपकी लॉन्ग टर्म पैसा है, लॉन्ग टर्म फ्रीडम अकाउंट है। वहाँ पर आप अपनी कमाई का कम से कम 10% जरूर डालते रहना, जिसको देखना भी मत। पैसा आते ही डालना, बाद में नहीं बचेगा, क्योंकि पहले सेव करोगे, पहले इन्वेस्ट करोगे तो ही होगा, बाद में नहीं होगा। बाकी और अच्छी तरह समझना हो, मैंने बेसिक आपको नॉलेज दे दिया। एक अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइज़र को समझ लो, बुला लो, उसके साथ खूब मीटिंगें करो, हर महीने मीटिंग करो, सवाल पूछो, समझो। इस वीडियो को देखो, और भी बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बनाए हैं SIP के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छी तरह समझ के, सोच समझ के अपनी कॉल लेना, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आज हमारे देश में या दुनिया में बहुत लोगों को नहीं है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बड़ा फाइनेंशियल मैस किया हुआ है, सेविंग है नहीं। वहाँ पर मुझे बड़ा दुख होता है कि ये कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया जाता सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी चलो, यूट्यूब है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीखिए और म्यूचुअल फंड को स्टडी कीजिए। SIP कैलकुलेटर पे रोज़ कैलकुलेट कीजिए, 10,000 बचाऊंगा तो कितना होगा, 50,000 बचाऊंगा तो कितना होगा। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, उन्होंने 25 लाख की SIP कराई। जी हाँ, 25 लाख की SIP कराई और 5 साल में उन्होंने 16 करोड़ रुपए जोड़े, उनके 25 करोड़ रुपए हो गए। 9 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो में रिटर्न जो दिखा रहा था, वो मल्टी कैप और इस तरह के फंड थे। कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा? वो अपना काम करते जा रहे हैं, अपनी दिनचर्या चल रही है, धंधा अच्छा चल रहा है, मकान अपना है, सब कुछ अपना है, ठीक चल रहा है। 25 लाख सरप्लस था, वो जोड़ते चले गए SIP में। मेरे से उन्होंने पूछा जी हम डायरेक्ट शेयर में लगाए। मैं कहा भाई तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा डायरेक्ट शेयर में, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाओ। कोई शेयर ऐसा हो गया जैसे येस बैंक का स्कैम हो गया था, 400 का शेयर 4 रुपये आ गया, तो वहाँ जब शेयर गिरते हैं तो भाई ज़मीन नहीं मिलती, क्या बॉटम है उसका। इसलिए म्यूचुअल फंड का रूट आपका सेफ है। फंड मैनेजर चौकन्ने, उनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है। जब भी कोई इंडस्ट्री का नेगेटिव न्यूज़ है या किसी कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ है या नेगेटिव कुछ भी आया, वो उसको थोड़ा सा घाटा बुक करके निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका बहुत सारा नुकसान हो गया। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप कुछ तरह के म्यूचुअल फंड का एक अच्छा बास्केट बना सकते हैं। कुछ मल्टी कैप हो गए, कुछ लार्ज कैप हो गए, जो पैसा आपको 1-2 साल में ज़रूरत पड़ सकती है, उसको हाइब्रिड फंड में लगा दे, उसको बैलेंस एडवांटेज फंड BF भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के जरिए अच्छा सा एक ठीक तरीके से बैलेंस पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोले जी मैंने 20 फंड में ले लिया, डाइवर्सिफिकेशन कर दी। वो डाइवर्सिफिकेशन कोई नहीं है, ले दे के शेयर तो वही है, सबने उसी में ही लगाना है। तो वही शेयर बस ये है कि आपने AMC 1, AMC 2, AMC 3, AMC 4 आपने 20 फंड में लगा दिए और सारे के सारे मल्टी कैप है, तो सभी के तकरीबन वही पोर्टफोलियो होगा। तो 2 या 3 अपने फंड मैनेजर, अपने फाइनेंशियल प्लानर के एडवाइस से मल्टी कैप, 2 या 3 लार्ज कैप हो गए या BAF हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करके 10 फंड से ज़्यादा का पोर्टफोलियो मत बनाना। कीप इट सिंपल। हर महीने आपको रिपोर्ट ऐप में चाहे तो रोज़ दिख सकती है, या कई लोग के पास आज ऐप नहीं है तो आपको पोर्टफोलियो रिपोर्ट भेजते हैं। अब भी कुछ ऐसे हैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो ऐसे ही रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन बहुत सारी आजकल ऐप आ गई हैं। उन ऐप पे आपको डेली अपना पोर्टफोलियो, डेली आपको अपनी वैल्यू दिखती रहेगी, जैसे शेयर्स की वैल्यू दिखती है। तो ये था दोस्तों मेरा एक प्रयास कि आपको म्यूचुअल फंड, SIP और उसके बारे में पूरा अच्छी तरह ज्ञान दे सकूं। SIP को यूज़ करना, जब मंदी हो वहाँ पर डबल कर देना SIP को, तो ऐसी रिटर्न मिलेगी, ऐसी रिटर्न मिलेगी कि मुझे दुआएं दोगे कि ये जो ख़राब टाइम 1-2 साल चलेगा, अभी साल तो हो गया, हो सकता है 6 महीने, साल 2 साल और चले, इस टाइम में SIP डबल कर देना, लम सम डालते रहना, तुम्हारी रिटर्न 20% से कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू।